नमस्ते दोस्तों। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पिछले दिन हमने चालू किया था और उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था। आज थोड़ा डेप्थ में देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डाइपोल मोमेंट। लाप्लास इक्वेशन अगर कर सकते हैं तो उसको करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हमने जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का शुरुआत किया था, कहाँ पर हमने छोड़ा था कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है उसका नेगेटिव ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स की जो फ्लो होती है उसका डायरेक्शन। तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो नेगेटिव ग्रेडियंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड। दो कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया था। अब इसके आधार पे हम ये देखते हैं, जो जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था ना, किसी भी पॉइंट चार्ज है कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उस पॉइंट चार्ज की वजह से किसी और पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, उसका जैसे हमने एक्सप्रेशन निकाला था वैसे ही आज हम देखते हैं किसी भी एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वहां पर कोई भी चार्ज रखा हुआ है, उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किसी दूर वाले पॉइंट में क्या पोटेंशियल होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो इसको और एक नाम दिया जाता है मल्टीपोल एक्सपांशन। इसको अभी हम देखते हैं, हम ऐसे लिखेंगे, इसका नाम ही है मल्टीपोल एक्सपांशन। अब मान लो जहां पर ऐसे कोई एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब जहां पर मैंने एक छोटा सा चार्ज मान लिया और जहां पर मेरा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, करेक्ट, ये मेरा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है। और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से जहां पर एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का रेडियस है, जहां पर एक पॉइंट, अब मान लो जहां पर एक चार्ज है तुम्हारा क्यू आई, मतलब ये हमारा आर वेक्टर है और ये हमारा पी पॉइंट है। इसी पी पॉइंट में हमको पोटेंशियल निकालना है, ये जो गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से। और ये हमारा एंगल है थीटा आई और इस चार्ज की वजह से स्पेसिफिक इसके लिए आर आई वेक्टर। मैंने आर आई वेक्टर रखा है क्योंकि वो क्यू आई चार्ज के लिए आर आई वेक्टर, मतलब मैं चाहता हूं कि ये सोचना कि क्यू वन वेक्टर, क्यू वन के लिए आर वन वेक्टर, क्यू टू के लिए आर टू वेक्टर, क्यू थ्री के लिए आर थ्री वेक्टर और क्यू फोर के लिए आर फोर वेक्टर, करेक्ट। ऐसे करके हर आई चार्ज के लिए जो वेक्टर होगा वो आर आई, और आर वेक्टर हमारा फिक्स्ड है, वो पॉइंट फिक्स्ड है। पर वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसे बहुत सारे चार्ज होगा, एक दो तीन चार पांच छह करके, तो हर एक चार्ज के साथ वो थीटा आई एंगल कर रहा है। आई चार्ज के साथ एंगल थीटा आई, आई चार्ज के लिए डिस्टेंस आर आई। और मैंने एक वेक्टर ऐसे ज्वाइन कर दिया और मैं उसको आर नॉट वेक्टर बता रहा हूं। अब इसी से ये तुम्हारा आर वेक्टर का डायरेक्शन है ऐसे करके, और ये हमारा आर आई वेक्टर। अब इस वेक्टर ट्राइंगल से क्या लिख सकते हैं, आर आई वेक्टर प्लस ऑफ आर नॉट वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर, और आर नॉट वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर माइनस ऑफ आर आई वेक्टर, करेक्ट। अब पोटेंशियल का नॉर्मल फॉर्मूला सब लोग इसको 12th में पढ़ चुके हो, अब इसका थोड़ा हम अच्छी डेरिवेशन देखेंगे। मल्टीपल एक्सपांशन इसका नाम है। तो वी ऑफ आर वेक्टर एक चार्ज के लिए हम ऐसे करेंगे डी क्यू आई, मैं इसको क्यू आई ना मान के डी क्यू आई मानता हूं, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू मॉड ऑफ आर नॉट वेक्टर, और उसका इंटीग्रेशन होगा। सिंपल, डी क्यू आई छोटा चार्ज है, ठीक है, इसमें छोटा सा एक चार्ज है डी क्यू आई। अगर मैं समेशन ऑफ क्यू आई लिखता ना तो उसका हम इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू आई लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, जबरदस्ती नहीं है। समेशन को मैंने इंटीग्रेशन में बदल दिया। अभी मॉड ऑफ आर नॉट वेक्टर को लेकर थोड़ा सोचते हैं। तो ये जो हमने मॉड ऑफ आर नॉट वेक्टर लिख दिया, अभी मेरे शक्ल पे नहीं, अगर दिखाई नहीं दे रहा तो कोई दिक्कत नहीं, अभी शक्ल पे नहीं, अभी अकल पे थोड़ा ध्यान दो। आर नॉट वेक्टर इक्वल टू एक्चुअल में क्या है, मॉड ऑफ आर वेक्टर माइनस ऑफ आर आई वेक्टर। तो ये एक्चुअल में क्या है, आर स्क्वायर माइनस ऑफ 2r इंटू आर आई इंटू कॉस थीटा आई प्लस आर आई स्क्वायर, इसका होल टू दी पावर हाफ, करेक्ट।
और इस चीज को थोड़ा हम ऐसे करते हैं, इससे आर स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, तो आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आर रह जाएगा, तो 1 माइनस ऑफ 2 आर आई बाई आर अपॉन कॉस थीटा आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू होल टू दी पावर हाफ, क्योंकि आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो होल टू दी पावर हाफ में आर निकल जाएगा। अब एक काम करते हैं, यह अल्फा इक्वल टू मानते हैं, अच्छा एक काम करते हैं, पहले आर आई अपॉन आर को मैंने एक्स मान लिया और अल्फा इक्वल टू आर मान लिया, ऐसे करके आर आई बाई आर उसका होल स्क्वायर माइनस आर आई बाई आर इंटू 2 कॉस थीटा, और आर आई माइनस आर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x कॉस थीटा आई, ये अल्फा हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फा, मतलब अब एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं, वो v ऑफ आर वेक्टर का एक्सप्लेनेशन, तो v एट आर वेक्टर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी क्यू आई लिख सकते हैं, और जहां पर लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और मॉड ऑफ आर वेक्टर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, r इंटू 1 प्लस अल्फा होल टू दी पावर हाफ, ये हो जाएगा, तो इंटीग्रल ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर निकाल दिया, और जहां पर हो जाएगा 1 प्लस अल्फा होल टू दी पावर माइनस हाफ। अब इस 1 प्लस अल्फा माइनस होल टू दी पावर माइनस हाफ, इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। अब देखो, ये जो 1 प्लस अल्फा होल टू दी पावर माइनस हाफ है ना, इसको ऐसा लिख सकते हो 1 माइनस ऑफ अल्फा बाई 2 प्लस 1 बाई 2 इंटू 3 बाई 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 3 बाई 4 5 बाई 6 अल्फा क्यूब प्लस डॉट डॉट छोड़ दो। अब ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, ये थोड़ा सा याद कर लो, है ना, ये मैथ्स का है भैया, ये है मैथ्स का। तो पिछली बार हमने ये पढ़ा था 1 प्लस, अब इसके अंदर ही पुट कर देते हैं, अब इसके अंदर ये पुट कर देते हैं। पुट कैसे करेंगे, v ऑफ आर वेक्टर तो है ही, इसको अगर पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन डी क्यू आई लिखेंगे, और ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर हो जाएगा, और 1 प्लस अल्फा होल टू दी पावर माइनस हाफ हो जाएगा 1 माइनस अल्फा बाई 2 प्लस हो जाएगा 3 बाई 8 अल्फा स्क्वायर। अच्छा, इसको याद रखने की वही ट्रिक है, प्लस माइनस करते रहना, और हाफ है ना, तो 1 बाई हाफ होगा, फिर 1 बाई 2 3 बाई 4, फिर 1 बाई 2 3 बाई 4 5 बाई 6, ऐसे करके, तो 1 माइनस हाफ प्लस 3 बाई 8 माइनस हो जाएगा तुम्हारा 5 बाई 16 अल्फा क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसे करके। अब इस एक्सप्रेशन में ये जो 1 माइनस अल्फा बाई 2 प्लस 3 बाई 8 अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ 5 बाई 16 अल्फा क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ये एक्सप्रेशन है ना, इस एक्सप्रेशन में जो हमारे अल्फा का वैल्यू था, जो हमारी ये अल्फा का वैल्यू था ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x कॉस थीटा आई, वो पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x कॉस थीटा आई प्लस 3 बाई 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x cos theta 8 whole square minus of 5 by 16 into x square cos theta I whole cube प्लस प्लस ऐसे करके चला जाएगा। और अब कोएफिशिएंट को एक जगह पे लेते हैं, x का कोएफिशिएंट पहले देख लेते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 2 कट जाएगा, तो x का कोएफिशिएंट एक ही है cos ऑफ थीटा आई। अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखते हैं, एक्स स्क्वायर में क्या होगा, ये माइनस हाफ हो जाएगा एक, है ना, और ये तुम्हारा 4x स्क्वायर आ जाएगा और प्लस में आ जाएगा, तो प्लस 4x स्क्वायर 3 बाई 8 इंटू 4 दैट इज 3 बाई 2, और ये हमारा आ जाएगा cos स्क्वायर ऑफ
थीटा आई। ये खुद कैलकुलेट करना है, मैथ्स है ये, फिजिक्स विजिक्स नहीं है। फिजिक्स इतने से खत्म हो गया, फिजिक्स इतने में खत्म हो गया। उसके बाद पूरी मैथ्स है। मैथ्स मैं कर रहा हूँ पर मुझे करना नहीं चाहिए था क्योंकि एडवांस फिजिक्स का कोर्स है। पर खुद करना एक्स क्यूब, मैं बस डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। एक्स क्यूब हो जाएगा 5 ऑफ कॉस क्यूब थीटा आई इंटू 3 ऑफ कॉस थीटा आई, मतलब 5/2 इंटू 3/2, ये प्लस एक्स टू दी पावर 4 करते रहना डॉट 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 करके। क्यूब तक लिख लो काफी है क्योंकि इन्फिनिटी तक जाता रहेगा और हमको इतना जरूरत भी नहीं है, क्यूब भी जरूरत नहीं है एक्चुअल में, स्क्वायर तक होगा तो ये मोर देन एनफ है, पर मैं क्यूब तक कर रहा हूँ। क्यूब इसलिए आया कि बेटा जहां पर ऐसे 4 एक्स क्यूब, तो जहां से -4 आ जाएगा तो -3/2 आ जाएगा कॉस थीटा है। और जहां पर आ जाएगा क्यूब मतलब 8 एक्स क्यूब, माइनस पे आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 5/2 कॉस क्यूब थीटा है, ठीक है। ऐसे करके आ जाएगा। और ऐसे करके हम, अच्छा इस x को तो पहले से पता है तुमको, RI/R होगा, है ना। पहले इसको एक काम करते हैं, दिखाई नहीं देगा बहुत लोग। ओहो सॉरी, ये हो जाएगा तुम्हारा अल्फा और ये RI/R। अब इसके बाद ये जो तुम्हारा एक्सप्रेशन आया, एक चीज बता देता हूँ इसके बाद, एक पॉलिनोमियल है, तो अगले पेज में चलते हैं। एक पॉलिनोमियल है, उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट जहां पर पढ़ना पड़ेगा, लेजेंडरी, ज्यादा नहीं। लेजेंडरी पॉलिनोमियल, उस वो बोलता है कि लेजेंडरी पॉलिनोमियल का फंक्शन कुछ ऐसा होता है। अब इस लेजेंडरी पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग अगर p0 ऑफ x करेंगे तो वो 1 आ जाएगा, p1 ऑफ x करेंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। p2 ऑफ x करेंगे, ये खुद कैलकुलेशन करना, हाफ ऑफ 3x² माइनस 1 आ जाएगा। और ये p3 ऑफ x करेंगे तो हाफ ऑफ 5x³ माइनस ऑफ 3x आ जाएगा। अब देखो जहां पे मैंने ऐसा पुट कर दिया कि p0 ऑफ कॉस ऑफ थीटा आई वो हो जाएगा 1, और मैंने पुट कर दिया p1 ऑफ कॉस थीटा आई तो वो कॉस ऑफ थीटा आई आएगा। और मैंने अगर ये पुट कर दिया कि p2 ऑफ कॉस ऑफ थीटा आई तो क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ 3 cos² थीटा आई माइनस 1। और जहां पे आ जाएगा p3 ऑफ कॉस थीटा आई इक्वल टू आ जाएगा हाफ ऑफ 5 cos³ थीटा आई माइनस ऑफ 3 cos थीटा आई। ये खुद करने देखना, ये सारे एक्सप्रेशन लेजेंडरी पॉलिनोमियल होता है ये। और जहां पर देखो सारे एक्सप्रेशन लेजेंडरी पॉलिनोमियल की तरह दिख रहा है, 5 cos³ थीटा आई माइनस 3/हाफ, ये कुछ ऐसा ही है ना। और हाफ ऑफ 3x² माइनस 1, जहां पर 5 cos³ थीटा आई और 5 cos³ थीटा बाई 2 माइनस 3, मतलब 5x³ माइनस 3x/2। ये देखो 5x³ माइनस 3x/2। तो क्या इस एक्सप्रेशन को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 1 1 को हम क्या लिखेंगे, p0 ऑफ कॉस थीटा है, करेक्ट। इसको क्या लिख सकेंगे, कुछ ऐसा लिखो और मजा आएगा।
इसमें लिखो x टू दी पावर 0 भी 1 और p नॉट ऑफ cos थीटा i भी 1, ठीक है। फिर इसमें लिखो x टू दी पावर 1 भी है, तो इसको लिखो x टू दी पावर 1 इंटू p1 ऑफ cos ऑफ थीटा i, क्योंकि p1 ऑफ x इक्वल टू x, अभी थोड़ी देर पहले ही दिखाया था, p1 ऑफ cos थीटा इक्वल टू cos थीटा, सिंपल। उसके बाद लिखो एक्स स्क्वायर है ना, तो वो तो p2 ऑफ cos थीटा i हो गया ना, क्योंकि हाफ ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 1, तो p2 ऑफ cos थीटा हाफ ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये तो वही है, इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हो जाएगा p3 ऑफ cos थीटा i इंटू एक्स क्यूब, प्लस ऐसे डॉट डॉट p4 ऑफ cos थीटा इंटू एक्स टू दी पावर 4, p5 ऑफ cos थीटा, ऐसे करके हो जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन में हम क्या बैठा सकते हैं, ये लेजेंडरी पॉलिनोमियल तो वहां पर है, एक काम करते हैं, ये लेजेंडरी पॉलिनोमियल उससे पहले, हाँ, ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, तो इस एक्सप्रेशन को हम लिख लेते हैं, ये वाला हमने क्या लिखा था, पोटेंशियल v ऑफ r वेक्टर इक्वल टू dq अपॉन dqi अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r, इंटीग्रेशन तो लिखा ही था। और ऊपर में जो ये वाला एक्सप्रेशन है 1 माइनस हाफ, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ x टू द पावर n इंटू pn ऑफ cos थीटा i, है ना, इसको ये लिख सकते हैं। देखो देखो यही है, ये एक्चुअल में है क्या, ये एक्सप्रेशन क्या है एक्चुअल में, ये तो वही है ना, x टू दी पावर n इंटू पी एन ऑफ कॉस ऑफ थीटा आई, जहां पर n का वैल्यू 0 से स्टार्ट होके इंफिनिटी तक जाती है, तो यही मैंने पुट कर दिया, जहां पे ये वैल्यू n से 0 जाके इंफिनिटी, और x का वैल्यू हमने क्या लिखा था, आर आई अपॉन आर, तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इक्वल टू डी क्यू आई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और इंटीग्रेशन रख दो, समेशन ऑफ एन इक्वल टू 0 से इंफिनिटी, ये हो जाएगा आर आई टू दी पावर एन, ये हो जाएगा आर टू दी पावर एन, और ये हो जाएगा पी एन ऑफ कॉस ऑफ थीटा आई। तो पोटेंशियल एट आर वेक्टर, पहले ही कर दो समेशन ऑफ, नहीं पहले एक काम करो, ये आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो हर तरफ से कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दो, फिर तुम समेशन लगाओ n इक्वल टू 0 से इंफिनिटी तक, और r वाला कांस्टेंट है, तो r टू दी पावर n प्लस 1 इंटीग्रेशन से निकाल दो। r टू दी पावर n कैसे हुआ, जहां पर देखो एक r है और जहां पर r टू दी पावर n है, दोनों मिलकर r टू दी पावर n प्लस 1, इंटीग्रेशन के अंदर dq, अब देखो रो चार्ज डेंसिटी कहां पर बनेगा, चार्ज डेंसिटी होगा ri पे, इंटू उस जगह पर वॉल्यूम डीटा वाई, मतलब उस चार्ज जहां पर हमने क्यू आई को माना है ना, क्यू आई को माना है ना, या डी क्यू आई को माना है ना, उस आसपास उसका एक वॉल्यूम बना लो, उसका आसपास एक वॉल्यूम बना लो, और जो वॉल्यूम तुमने बना लिया वो होगा रो आर आई, है ना, रो आर आई वेक्टर, मतलब आर आई वेक्टर में जाके एक चार्ज डेंसिटी रो आर आई वेक्टर, उसके साथ डी टावर, इसके आसपास वॉल्यूम तुमने अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो डी क्यू आई बनेगा, तो इस डी क्यू आई की जगह हम आ जाएंगे रो ऑफ आर आई वेक्टर इंटू डी टाउ आई कर देंगे, करेक्ट, आर आई टू दी पावर एन कर देंगे, और पी एन ऑफ कॉस थीटा आई, तो इसको अच्छे से लिखेंगे तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू summation of n equal to 0 into infinity 1 by r to the power n plus 1 into integral of ri to the power n into rho of ri vector into polynomial, legendary polynomial of n, यहाँ पर n से 0 से इंफिनिटी है ही, और जहां पे आ जाएगा डीटा वाई, मतलब आर आई वेक्टर में जाके छोटा सा वॉल्यूम डीटा वाई है, और जहां पर चार्ज डेंसिटी आर आई वेक्टर में रो ऑफ आर आई, और यही चीज होगा हमारे पोटेंशियल का एक्सप्रेशन, और टेढ़ा लिख दिया।
पर कोई बात नहीं। ये हमारा एक्सप्रेशन है, आर आई टू दी पावर एन रो ऑफ आर आई वेक्टर पी एन ऑफ कॉस थीटा इनटू डी टाउ। चलो ये तो बढ़िया हो गया, ये तो हमारा पोटेंशियल हो गया, मल्टीपोल एक्सपांशन हो गया। अब मल्टीपोल एक्सपांशन के बाद हम चलते हैं डाइपोल की तरफ। हम अब पढ़ते हैं डाइपोल। देखो डाइपोल तो बेसिकली दोनों चार्ज से बनती है। मान लो जहां पर एक मान लो ऐसे है और एक तरफ तुम्हारा चार्ज है प्लस क्यू और दूसरी तरफ चार्ज है माइनस क्यू, तो ये एक डाइपोल है। इस डाइपोल का जो कंडीशन है, पहले तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर जो पी वेक्टर माना जाता है वो होता है समेशन ऑफ क्यू आई आर आई वेक्टर, यहाँ पर ये आई, और जो समेशन ऑफ क्यू आई होगा वो 0 होगा। ये टोटल कंडीशन है डाइपोल की। इसका मतलब देखो, जहां पर अगर मैंने इसको 0,0 मान लिया और इस चीज को मैंने प्लस एक्स मान लिया, इस चीज को मैंने एक काम करते हैं, छोटा सा एग्जांपल देखो, जहां पे मैंने माइनस क्यू रख लिया और जहां पर मैंने प्लस क्यू रख लिया, ये हमारा डी है, ये डी है, ये ओरिजिन है। अब ये वाला तुम्हारा जो डायरेक्शन है वो एक्स है और ये वाला डायरेक्शन ऑफ कोर्स माइनस एक्स है। तो जहां पे टोटल देखो समेशन ऑफ जो क्यू आई करोगे तो क्यू माइनस क्यू इक्वल टू 0 तो हो रहा है, और समेशन ऑफ क्यू आई आर आई करोगे तो प्लस क्यू इंटू डी आई कैप प्लस ऑफ माइनस क्यू इंटू डी इंटू माइनस आई कैप। तो ये क्या आ जाएगा, 2qd इंटू आई कैप। तो ये हमारे लिए पी वेक्टर है। तो जो डाइपोल मोमेंट का वेक्टर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है, देख रहे हो, डाइपोल मोमेंट की वेक्टर हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव है। तो ये डाइपोल कैसे बन गया, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। पहले कंडीशन ये है, सेकंड कंडीशन ये है। अब इसी दो कंडीशन को थोड़ा अलग तरीके से ऐसा लिखा जाता है कि ये जो पी वेक्टर है, इट इज नॉट इंटीग्रेशन, इट इज आर आई वेक्टर इंटू डी क्यू आई। ओके, एंड इंटीग्रल ऑफ ऑल डी क्यू आई इक्वल टू 0। ये दो कंडीशन कुछ ऐसे लिखा जाता है, इंटीग्रल ऑफ डी क्यू आई। बस इस हिसाब से ये जो हमारा कंडीशन है ना, ये जो हमारे कंडीशन है, जो हमने वी ऑफ आर आई वेक्टर ये लिखा है, इसको दोबारा एक बार लिखते हैं। तो वी ऑफ सॉरी वी ऑफ आर आई वेक्टर नहीं, आर वेक्टर, वी ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट into summation of n equal to 0 1 by r to the power n plus 1 integral of ri to the power n into rho of ri vector into pn of cos theta i into d tau i। ये मैंने बढ़िया तरीके से एकदम लिख दिया। अब बात ये है कि इसमें जो n दिख रहा है तुमको, अगर n का वैल्यू 0 हुआ तो इसको बोला जाता है मोनोपोल। अगर n का वैल्यू तुम्हारा 1 हुआ तो इसको बोला जाता है डाइपोल। सिमिलरली n का वैल्यू अगर 2 हो गया तो उसको बोला जाता है ट्राइपोल। तो अगर हम डाइपोल की डिस्कस, मोनोपोल देखो नॉर्मल जो पोटेंशियल होते हैं उसके लिए, क्योंकि मोनोपोल अगर डिस्कस करोगे तो खूब नॉर्मल है। मोनोपोल मतलब क्या होगा बताओ, वो नॉर्मल एक पोटेंशियल की तरह ही है। एक चार्ज के लिए जो पोटेंशियल होती है, 0 करोगे तो ये r हो जाएगा, और जहां पर r टू दी 0 1 और pn 0 मतलब 1 हो जाएगा। तो इंटीग्रल ऑफ जो होती है रो ऑफ आर आई वेक्टर इंटू डी टाउ आई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये होती है मोनोपोल। मोनोपोल बहुत ही ज्यादा आसान है, पर हम जहां पर डिस्कस कर रहे हैं डाइपोल, हम जहां पर क्या डिस्कस कर रहे हैं, डाइपोल। तो डाइपोल में अगर जहां पर n का वैल्यू 1 पुट किया, डाइपोल में जहां पर n का वैल्यू 1 पुट किया तो डाइपोल में पोटेंशियल क्या आ जाएगा बताओ, डाइपोल में पोटेंशियल आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू समेशन ऑफ
समेशन नहीं रहेगा, मतलब स्पेसिफिक n का वैल्यू 2 के लिए वो हो रहा है। मोनो मल्टीपोल इसीलिए क्योंकि सारे पोल्स ऐड कर रहे हैं ना, तो मल्टीपोल एक्सपांशन। मल्टीपोल से मैंने एक पोल का कॉन्सेप्ट लिया डाइपोल। तो फॉर डाइपोल, तो डाइपोल में n का वैल्यू पहले ही तुमने 1 पुट कर दिया, तो ये तुमने r का वैल्यू 1 पुट कर दिया, r आई स्क्वायर, फिर इंटीग्रल r आई, अच्छा इस रो ऑफ r आई इंटू डीटा को डी क्यू आई लिख सकते हो। फिर से चार्ज तुमने फिर से मान लिया क्योंकि वॉल्यूम चार्ज दिया नहीं रहेगा, और ये हो जाएगा cos थीटा आई, क्योंकि P1 ऑफ cos थीटा इक्वल टू cos थीटा आई, ये भी सेम है। तो मैंने पुट कर दिया n इक्वल टू 1 के अकॉर्डिंग, मैंने जो भी पुट करना था मैंने कर दिया। अब इंटीग्रल ऑफ r आई डी क्यू आई, अच्छा गुड। अब देखो एक बात, अगर ये तुम्हारा, समझो समझो चीजों को समझो, ये कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहा होगा, पर ये तुम्हारा क्यू आई चार्ज होगा, मतलब डी क्यू आई चार्ज होगा, जिसके लिए तुमने वेक्टर बनाया था आर आई वेक्टर, ये तुमने आर वेक्टर पी पॉइंट के लिए बनाया था, और ये तुम्हारा थीटा आई। अब एक चीज देखो, ये जो आर आई कॉस थीटा आई है, ये कुछ ऐसा नहीं है कि आर आई वेक्टर जो होगा उसके आर की तरफ कंपोनेंट, या कुछ ऐसे समझो कि आर आई वेक्टर डॉट आर वेक्टर, तब जाके ये आ जाएगा ना आर आई आर कॉस ऑफ थीटा आई इस डायग्राम से। तो आर आई कॉस थीटा आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर आई वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन आर। तो ये जो आर वेक्टर अपॉन आर है ना, ये क्या आ जाएगा, आर आई वेक्टर डॉट आर के। तो आर आई कॉस थीटा आई की जगह हम दूसरे कलर पे लिखते हैं, इसके जगह हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन, तो डाइपोल के लिए पोटेंशियल क्या होगा, डाइपोल के लिए पोटेंशियल होगा v ऑफ आर आई वेक्टर, इसके लिए हम लिखेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इंटीग्रल ऑफ आर आई कॉस थीटा के लिए हम क्या लिखेंगे, आर आई वेक्टर डॉट आर कैप इंटू डी क्यू आई, और इंटीग्रल ऑफ आर आई वेक्टर डी क्यू आई है ना, डॉट आर कैप अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो इंटीग्रल ऑफ आर आई डी क्यू आई, थोड़ी देर पहले बताया आर आई वेक्टर डी क्यू आई, वही है ना आर आई वेक्टर डी क्यू आई, तो वो तो पी वेक्टर है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर पी वेक्टर है, और डॉट उसके साथ क्या है भैया, आर कैप इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। दोनों तरफ अगर आर आर मल्टीप्लाई कर दिया तो पी वेक्टर डॉट आर कैप आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब। तो ये हमारा वी ऑफ आर वेक्टर है। अब जहां पर ये तो आ गया भैया, उस डायग्राम से मैंने समझा दिया कि ये तुम्हारा कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मान लो ऐसे करके कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन छोटा सा एक पॉइंट डी क्यू है, उसके आसपास एक वॉल्यूम बना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रो ऑफ आर आई वेक्टर, वॉल्यूम डीटा वाई, वही है दोनों चीज, यही है रो ऑफ आर आई वेक्टर में जाके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डीटा वाई उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो वॉल्यूम बना था, और वहां पर चार्ज था डी क्यू। तो ये तो बन गया। अब अगले पेज में चलते हैं। अच्छा एक काम करो, तुम इसको ना दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, मैंने एक जनरलाइज्ड फॉर्म से एक स्पेसिफिक फॉर्म में आ गया। तुम पहले इसको मान सकते हो कि ना ये तो एक डाइपोल है, और डाइपोल में तुमको ना इतना बड़ा एक्सपांशन करने की जरूरत नहीं था, तुमको ये आगे वाला स्क्वायर क्यूब वाला टर्म अगर नेग्लेक्ट कर देते, 1 माइनस अल्फा बाई 2 रखते ना, उसमें ही हो जाता, 1 माइनस अल्फा बाई 2 रखते उसमें ही हो जाता, मतलब इतना तक अगर रखते ना डाइपोल के लिए, इतना तो हो जाता, बाकी करने की जरूरत नहीं था, सिर्फ डाइपोल के लिए 1 माइनस अल्फा बाई 2 के लिए ये एनफ था, बाकी तुमको एक्सपांशन करने की जरूरत ही नहीं था, सिर्फ डाइपोल के लिए। मैंने एक मल्टीपल एक्सपांशन एक जनरलाइज्ड फॉर्म बता दिया, वहां से एक स्पेसिफिक केस बता दिया, ताकि तुमको ट्राइपोल क्वाड्रपल ये सब निकालने में दिक्कत ना हो, n इक्वल टू 3 में क्वाड्रपल मैंने डाइपोल निकाल के दे दिया। अच्छा अब इस डाइपोल में एक चीज देखते हैं, मान लो ये एक तुम्हारा उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक नेट डाइपोल मोमेंट वेक्टर तो आएगा, एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नेट डाइपोल मोमेंट वेक्टर अगर कुछ आ रहा है,
तो वो मान लो कुछ ऐसे कि हमारा वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक नेट डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर, नेट डाइपोल मोमेंट वेक्टर, और वो पहले से हमारे लिए एक आर वेक्टर था फिक्स्ड इस पॉइंट पे, इस पॉइंट में एक फिक्स्ड आर वेक्टर था पहले से, है ना। उसके बीच का एंगल मैंने थीटा माना, नॉट थीटा आई। ये थीटा थीटा आई में कंफ्यूज मत होना। थीटा आई वो चला गया, वो हर एक आर आई वेक्टर के साथ थीटा आई था आर वेक्टर, पर ये एक नेट डाइपोल मोमेंट वेक्टर उसके साथ आर वेक्टर। तो डाइपोल के लिए हमने वी ऑफ आर वेक्टर क्या निकाला था, पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब। तो ये क्या आ जाएगा, पी कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। मतलब पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, पी आर कॉस थीटा। तो पी कॉस थीटा आर अपॉन आर क्यूब 1 बाई आर स्क्वायर। तो ये वी ऑफ आर वेक्टर का वैल्यू तो निकल गया, वेरी गुड। अच्छा, अब एक चीज थोड़ा सोच के देखते हैं। अब इसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो निकल गया, पर इस डाइपोल मोमेंट की वजह से, इस डाइपोल मोमेंट का वेक्टर मैंने क्या बोला था, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, याद है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ मैंने बोला था डाइपोल मोमेंट वेक्टर। तो मान लो इस डाइपोल मोमेंट का वेक्टर इधर है ऊपर की तरफ, मतलब माइनस चार्ज कहीं जहां पर है और प्लस चार्ज कहीं जहां पर है, तभी ना माइनस से चार्ज की तरफ डाइपोल मोमेंट की सारी वेक्टर आ रही है। तो आप इसको कुछ ऐसा देखते हैं कि मान लो जहां पर कोई एक्स वाई एक्सिस है, ये मान लो एक्स एक्सिस है और ये मान लो वाई एक्सिस है। अब एक काम करते हैं, ग्रीन वाला कलर ले लेते हैं, और इस एक्स एक्सिस के बराबर, इस एक्स एक्सिस के बराबर तुम्हारे ग्रीन कलर के कोई डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर, ये एक्स एक्सिस के बराबर, और ये तुम्हारा रहा थीटा एंगल पे, थीटा एंगल ही माना था ना, थीटा एंगल में, मतलब इस ये जो फिगर है ना, ऐसे ऐसे करके पलटा दो, ऐसे, मतलब पी वेक्टर को एक्स की तरफ करो, ऑटोमेटिक देखो आर वेक्टर इस तरफ आ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं पोलर जो है, मतलब एक सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को तुम इमेजिन करो, देखो इसको थोड़ा देखो, कोऑर्डिनेट सिस्टम में बैठाते बहुत आसान हो जाएगा। कहीं ना कहीं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उसमें सिलिंड्रिकल इमेजिन करो। उस सिलिंड्रिकल में क्या बोला था, एक आर है और एक थीटा है और एक जेड है। तो इस पी वेक्टर और आर वेक्टर में उस जेड की जो वैल्यू था उसको जीरो कर दो, वो चपटा कर दिया, और वो सर्कल वाला पार्ट रह गया, ऊपर ऊपर में सर्कल वाला पार्ट रह गया। तो जो सर्कल वाला पार्ट है ना, उसमें एक आर वेक्टर है और एक थीटा है, और जो आर वेक्टर का थीटा एंगल हो रहा है वो पी वेक्टर, मैंने इसीलिए पी वेक्टर को एक्स एक्सिस की तरफ मान लिया। तो पी वेक्टर को एक्स एक्सिस की तरफ ऐसे मान लिया, और जो हमारा आर वेक्टर है वो ऐसे ऐसे घूम रहा है, और वो एक्स एक्सिस का थीटा एंगल में है। तो ये तो एक्स वाई एक्सिस, मतलब ये तो पोलर एंगल हो गया ना, पोलर वाला। तो ये जो सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने पढ़ा था, उसके जैसा ही है, उसके जैसा ही है, बस जेड जहां पर जीरो है। तो जेड वाला कोऑर्डिनेट है नहीं, तो उसको लेकर हम ज्यादा सोचेंगे नहीं। तो ये आर वेक्टर ऐसे 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 घूमता रहेगा। ये जब एक्स पी और आर जगह सेम हो जाएगा ना, मतलब देखो अब इससे हम थोड़ा और समझेंगे चीजों को। इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले दिन हमने बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल। अब ग्रेडियंट निकालने के लिए सर सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, या सर्कुलर भी बोल सकते हो इस मामले में, क्योंकि जहां पर तो जेड है नहीं, तो सर्कुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या मैंने बोला था, अच्छे से रिवीजन करना। इस लेक्चर जो सीरीज है प्लेलिस्ट, इसमें तुमको वेक्टर कैलकुलस नाम की वीडियो मिल जाएगा, टाइप करना 0 to infinity वेक्टर कैलकुलस, तुमको मिल जाएगा। तो ई वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल आर। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इक्वल टू माइनस डेल वी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल आर, और ये आ जाएगा आर कैप के लिए, और 1 बाई आर
इंटू डेल वी अपॉन डेल थीटा, ये आ जाएगा तुम्हारा थीटा कैप के लिए। तो हम जहां पर ई आर मतलब जिसको हम डेल वी अपॉन डेल आर बोल रहे हैं उसको पहले निकालते हैं। तो डेल वी अपॉन डेल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, और माइनस डेल वी, तो ये माइनस साइन तो लगेगा भैया, ये तो माइनस साइन लगेगा, दोनों तरफ ऐसे और ऐसे माइनस लगा दिया, ठीक है। मतलब ये वाला है तुम्हारा एक कोऑर्डिनेट है और ये वाला है, ये आर इक्वल टू माइनस डेल वी आर, तब माइनस ऑफ डेल बाई डेल आर ऑफ भी की जो है वो पुट कर दो, पी कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा क्या, -2 बाई आर क्यूब, तो प्लस माइनस तो पहले से ही है, तो 2 बाई आर क्यूब, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2p कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब, खुद करो ये सब। और दूसरा है तुम्हारा ई थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ 1 बाई आर इंटू डेल भी अपॉन डेल थीटा, और ये तुम्हारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और डी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ऊपर से पहले से माइनस थीटा था, तो प्लस ऑफ 1 बाई आर पी साइन थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा पी साइन थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब। अगले पेज में चलते हैं, तो तुम्हारा ई वेक्टर जो निकल के आया वो आया तुम्हारा पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब कॉमन ले लिया, 2 cos थीटा इंटू आर कैप प्लस साइन थीटा इंटू थीटा कैप। 2 cos थीटा ये आर कैप की है और साइन थीटा थीटा कैप की है, बाकी p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब वी विल टेक इट एज अ कॉमन। तो ई वेक्टर का जो मॉड्यूलस है अब तो बहुत ही आसान चीज है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin square theta, that is p by 4 pi epsilon naught r cube equal to square root of 3 cos square theta plus cos square plus sin square theta, that is 3 cos square theta plus 1। ये ई वेक्टर का मॉड्यूलस है। मैंने पोटेंशियल और मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही जहां से निकाल लिया, यह हमारा डाइपोल था। और ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर में अब बहुत सारे तुम थीटा के एंगल में तुम देख सकते हो वो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू होगा। मान लो थीटा 0 है तो पी वेक्टर और आर वेक्टर सेम लाइन में अलाइन हो गया, तो जब cos 0 1 होती है sin 0 0 हो जाती है, तो cos 0 1 sin 0 0 हो जाती है, तो वो 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब हो जाएगा। जब मान लो r परपेंडिकुलर हो गया और p ऐसे हो गया, r परपेंडिकुलर ऐसे और p वेक्टर ऐसे हो गया, तो p और r के बीच में एंगल 90, तो sin 91 cos 90 0, तो वो तो p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब हो जाती है। इस चीज को तुम मतलब ऐसे मान सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव से नेगेटिव p वेक्टर और r वेक्टर, मतलब किसी जिस लाइन पे वो p वेक्टर उसी लाइन पे कहीं ना कहीं तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ये सब क्लास 12 में तुम लोग कर चुके हो, तो वो वैसे नहीं पढ़ा होगा, ये एडवांस में चल रहा है तो इसमें थोड़ा ज्यादा रहेगा, चीजें ज्यादा मैथमेटिकली डिफाइंड होगा, तो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके तुम किसी भी आंसर का किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो अगले दिन मैं इस हिसाब से प्रॉब्लम कराऊंगा, तो आज के लिए इतना ही, इस चीज को अच्छे से प्रैक्टिस करो। आज के लिए इतना ही, इसको अच्छे से बढ़िया से प्रैक्टिस करो, और अगले दिन मैं जरूर सवाल करूंगा। ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, I will teach the whole physics for the CSR नेट और गेट, और तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है दूसरे चैनल पे या दूसरी जगह पढ़ने के लिए। तुमको अगर फिजिक्स पढ़ना है, एडवांस फिजिक्स, गेट, सीएसआर, नेट, जेस्ट ऐसे एग्जाम के लिए, तो इस चैनल में ये जो प्लेलिस्ट है इसको सब्सक्राइब करके रखो ताकि तुमको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। बाकी जय हिंद, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।